हेलो स्टूडेंट्स, चलिए शुरू करते हैं आज बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर क्लास 12th का सारणिक। इंग्लिश में डिटरमिनेंट कहते हैं। नंबर के लिहाज से भी इंपॉर्टेंट चैप्टर है और गणित के लिहाज से तो है ही है, क्योंकि अगर आप मैथमेटिक्स को आगे हायर एजुकेशन तक पढ़ना चाहते हैं तो सारणिक पे कमांड आपकी होनी बहुत ज़रूरी है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। आप सोच रहे होंगे कि यार इसमें चैप्टर 4 डायरेक्ट इस चैनल पर शुरू क्यों किया गया है। आपको पता होगा और शायद बहुत सारे स्टूडेंट्स मेरे जानते भी हैं, मेरा दूसरा चैनल है, उसमें किसी टेक्निकल कारण की वजह से मैं वीडियोस अपलोड नहीं कर पा रहा हूं। तो पहले जो 3 चैप्टर हैं, पहला चैप्टर एनसीईआरटी का क्लास 12th का, दूसरा तीसरा, वो उस चैनल पे आपको इजीली मिल जाएंगे। आप देखिएगा, मैं उसका लिंक जो है, उन वीडियोस के लिंक चैप्टर नंबर 1, 2, 3 उन तीनों के लिंक जो है मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप वहाँ क्लिक करके उन तीनों चैप्टर को अच्छे से स्टडी कर सकते हो। और आज से जो वीडियोज़ आएंगी अब से, यानी कि जो आगे के चैप्टर हैं, वो आपको इस पर्टिकुलर चैनल पे आपको मिलेंगे। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं आज का हम अपना काम जो डिटरमिनेंट को लेकर के है। आज इस वीडियो में हम थोड़ा सा इसके इंट्रोडक्शन पे ही थोड़ा सा इसका बेस क्लियर करने का प्रयास करेंगे, ताकि हम जो नेक्स्ट वीडियोज़ आएँ उसके क्वेश्चंस करने में हमें दिक्कत परेशानी ना हो। तो चलिए बात करते हैं सारणिक की। सारणिक क्या है पहले उसको समझ लीजिए। उससे पहले सारणिक क्या है उसको समझने से पहले इसको ये देखना जरूरी है कि ये आया कहाँ से। ठीक, ये रिलेट करता है एक्चुअली क्या है। चलिए बात करते हैं, हम इसको शुरुआत ही करते हैं। ठीक, हमने इससे पहले एक चैप्टर पढ़ा है आव्यूह। बिल्कुल ठीक बात है, एक चैप्टर हमने पढ़ा था बेटे, कौन सा पढ़ा था? आव्यूह। ठीक, आव्यूह में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पढ़ी थी कि जो इक्वेशन होती हैं समीकरण, जैसे हम लिखे हैं a1x, ठीक है, और b1y इज इक्वल टू c1। ऐसी दूसरी इक्वेशन लिखूँ मैं a2x प्लस के b2y इज इक्वल टू c2। बिल्कुल ठीक बात है। ये दो इक्वेशन है, 2 वेरिएबल्स की हैं, 2 चरों वाली है। हमने आव्यूह के अंदर ये सीखा था कि इनको हम आव्यूह के रूप में निरूपित कर सकते हैं। किस तरीके से कि मैं इसको ऐसे लिख सकता हूँ, a1 b1 कोफिशिएंट्स को, है ना, a2 b2। यहाँ पे हम एक आव्यूह और बना सकते हैं x एंड y, ठीक है, और जो इज इक्वल टू c1 एंड c2। ये आपने बहुत अच्छे से चैप्टर नंबर 3 आव्यूह मैट्रिसेस में हमने ये सीखा था। और मैं फिर से कह रहा हूँ कि मैट्रिक्स का पूरा चैप्टर आपको सीखना बहुत अच्छे तरीके से एक्सप्लेन किया गया है। उसका लिंक जो है वो डिस्क्रिप्शन में है, वहाँ क्लिक कीजिएगा, वहाँ से आपको वीडियोज़ इसकी मिल जाएंगी। इस चैनल पे नहीं मिलेंगी आपको, ठीक है, वो भी मेरा दूसरा चैनल, घबराइए नहीं, वो भी मेरा ही चैनल है। ठीक है, तो चलिए अब हमने जो बात सीखी थी कि इन इक्वेशंस को, इक्वेशन जैसे कि हमारी फर्स्ट है, सेकेंड है, इन दोनों इक्वेशन को हमने सीखा था कि हम इसको इस फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ पर ये भी एक आव्यूह होता है, ये भी एक आव्यूह है और ये भी एक आव्यूह है। बिल्कुल ठीक बात है। अब एक्चुअली इन इक्वेशन का जो सॉल्यूशन है, जो हल है, जो इनको जो हम सॉल्व करते हैं, वो किस चीज़ पर डिपेंड करता है, ये आपने छोटी क्लास में पढ़ा होगा, उसको रिलेट करके सिखाता हूँ, इजीली आपको समझ में आएगा। और ये भी समझ में आ जाएगा कि सारणिक एक्चुअली निकला कहाँ से। ठीक है, अभी थोड़ी देर आप वीडियो को देखिएगा लास्ट तक, तो आपको ये क्लियर हो जाएगा कि सारणिक बेसिकली है क्या चीज़। ऐसे ही ऊपर से हम लोग इसको करके नहीं चलेंगे, बहुत ढंग से इसको करके चलेंगे, ताकि हमें दिक्कतें बिल्कुल ना आए क्वेश्चन करते समय। ठीक है, तो हम जो इसके सॉल्यूशन की हम लोग बात करते हैं, तो वो डिपेंड किस पे करता था? वो डिपेंड करता था इस नंबर पर कि a1 आपके पास में b2 माइनस a2 b1, इस नंबर पे डिपेंड करता था। आप कहोगे गुरुजी ऐसा तो कभी हमने पढ़ा ही नहीं है। पढ़ा है, आपने बहुत पढ़ा है। क्लास 10th में आपने ये चीज़ बिल्कुल अच्छे से पढ़ी थी, ये नंबर आपने पढ़ा था। मैं क्लियर करता हूँ कि हम जब इक्वेशन, सिस्टम ऑफ इक्वेशन क्लास 10th में हम लोग पढ़ते थे, हम कहते थे कि इसके कितने हल होंगे, मतलब कैसे हल होंगे, प्रकृति, हलों की प्रकृति, नेचर ऑफ सॉल्यूशन, क्या कि इसका केवल एक हल होगा, पढ़ते थे ना, इसके अनेक हल होंगे, इसका कोई हल नहीं होगा। वो तो ये जो टर्म है, ये वाला, ये जो निकल करके जो चीज़ है, ये वहीं से निकल करके है, क्योंकि हमने ये बात सीखी थी कि a1 अपॉन a2 अगर बराबर नहीं है b1 अपॉन b2 के, तो हम ये कहते थे कि इस निकाय का, इन समीकरणों का केवल और केवल एक हल होगा, एक अद्वितीय हल होगा, यानी कि यूनिक सॉल्यूशन होगा। बिल्कुल ठीक बात है। इसको ऐसे भी तो लिखा जा सकता है बेटा, या क्या कि a1 b2 बराबर नहीं हो सकता b1 a2 के। क्या किया? ब्रज गुणा कर दी सिर्फ हमने, क्रॉस मल्टीप्लीकेशन, सिंपल सी बात है। अब या इसको ऐसे भी तो लिखा सकता है बेटा, इसको उधर उठा के ले आए हम कि a1 b2
माइनस B1A2 नॉट इक्वल्स टू 0 मीन्स क्या हुआ, ये देखना जरा इसको जो मैंने लिखा था अभी, ये वही है ना। अब आया समझ में, थोड़ा रिलेट हुआ कि ये जो टर्म है, ये जो संख्या बनेगी, ये कोई भी जो नंबर आएगा, ये जो नंबर आएगा, इनका सॉल्यूशन इसी पे डिपेंड करता है। बिल्कुल ठीक बात है कि इस नंबर पे ये नंबर कैसा आता है। अगर ये 0 के बराबर नहीं आता है तो हम कहते हैं कि जो सॉल्यूशन है बेटा वो क्या है, इसका जो सॉल्यूशन है वो केवल यूनिक सॉल्यूशन मिलेगा, यानी कि एक सॉल्यूशन है, अद्वितीय हल इसके मिलेंगे हम लोगों को। ठीक है। दूसरी बात कि अगर ये 0 के बराबर आ जाता है तो कोई सॉल्यूशन नहीं मिलता, वो चीज़ हम डिस्कस नहीं करेंगे। क्लास 10th की वीडियोस भी उस चैनल पर उपलब्ध हैं, आप देख सकते हैं जाकर के, सारी वीडियोस आपको मिलेंगी। ठीक है। अब जो मेन बात है, हम चलते हैं अपने चैप्टर सारणिक के ऊपर। ठीक, ये जो चीज़, ये जो नंबर आपके सामने लिखा है, ये एक्चुअली है क्या। अगर मैं थोड़ा इसको साफ कर लूँ तो क्लियर आपको अच्छे से होगा। अगर मैं इसी को रफ कर देते हैं ना, अगर मैं, ध्यान से देखना बेटा, अगर मैं a इज इक्वल टू लेके चलता हूँ ये सारणिक, सॉरी ये आव्यूह, ये जो आव्यूह है कि A1 A2 B1 B2, ये जो आव्यूह है, तब ये जो नंबर बनेगा A1 B2 माइनस A2 B1, ये जो नंबर बनेगा बेटा, ये जो नंबर बनेगा, ये ही आपका A का सारणिक मान कहलाएगा, या इसको कहेंगे डिटर्मिनेंट ऑफ A। समझ में आ रही बात। इस आव्यूह का सारणिक मान ये कहलाएगा आपके पास में। इसको लिखने का तरीका होता है कि A का सारणिक मान, इसे इस तरीके से हम लोग लिखते हैं। बिल्कुल ठीक है, ये जो नंबर है। ठीक, इसमें एक बात और आपको क्लियर करता चलूँ मैं साथ साथ कि इंग्लिश में इसको लिखा जा सकता है डिटर्मिनेंट ऑफ A, DET ऑफ A इज इक्वल टू A1 B2 माइनस A2 B1। अब इसको नंबर को थोड़ा समझ भी लो अच्छे से, ताकि ये आपको भूलो ना किस तरीके से ये है क्या। एक्चुअली ये ऐसा है कि क्या A1 B2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस। समझ में आ रही बात, देख लो आप खुद ही। A1 B2 माइनस A2 B1। तो याद रखिए कि कोई भी आव्यूह अगर आपको दिया गया है, ये किस तरीके का है, ये 2/2 का है ना। अगर 2/2 का आव्यूह आपको दिया गया है तो उसका जो डिटर्मिनेंट है या फिर सारणिक मान जब हम निकालते हैं, सारणिक जब निकालते हैं उसका, तो हम ऐसे निकालते हैं। दैट्स अ सिंपल तरीका। अभी धीरे धीरे सीखेंगे और भी टर्म्स आगे आएंगी, बहुत सारी चीज़ें आगे आप इसमें नहीं सीखोगे, और क्योंकि क्वेश्चंस में बहुत ज़्यादा यूज़ होती हैं। मुझे लगता है कि सारणिक का जो कॉन्सेप्ट है ये निकल के कहाँ से आया। एक्चुअली ये जो है आव्यूह से ही एक अगला स्टेप हम लोग चल रहे हैं, आव्यूह से ही सारणिक की तरफ हम जाते हैं। पहले हम लोगों को आव्यूह अच्छे से पढ़ना होता है, आव्यूह के बाद ही सारणिक आपका आता है। बिल्कुल ठीक बात है। फिर मैं कह रहा हूँ कि आव्यूह की वीडियोस लिंक डिस्क्रिप्शन में है, क्लिक कीजिए और आव्यूह के पूरे चैप्टर को देख डालिए। बड़ा इंपॉर्टेंट चैप्टर है, बहुत ही ईजी लैंग्वेज में समझाया गया है, आपको तुरंत समझ में आएगा। ठीक है, अब चलते हैं हम थोड़ा सा आगे की तरफ कि सारणिक की डेफिनेशन पे हम लोग चलते हैं कि सारणिक एक्चुअली, ये तो हमने बता दिया कि उत्पत्ति कहाँ से हुई, तो सारणिक की डेफिनेशन थोड़ी सी क्रिएट कर लेते हैं। थोड़ी सी इसको मैं रफ कर दे रहा हूँ। ठीक, देखिए क्या है सारणिक की डेफिनेशन कि अगर हमारे पास में कोई भी वर्ग आव्यूह हो, एक बात बहुत विशेष ध्यान रखनी है कि सारणिक जो है, किन आव्यूहों का सारणिक ज्ञात किया जा सकता है, इस बात को अच्छे समझ लेना है कि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है। और एक बात और मैं आपको बता दूं, आपकी एनसीईआरटी में लिमिटेशन है कि आपको मैक्सिमम 3 कोटि यानी कि 3 ऑर्डर 3/3 कि जितने भी आव्यूह हैं, इससे बड़ा आव्यूह आपके कोर्स में डिस्कस नहीं होगा। हमें या तो 3/3 का डिस्कस करेंगे या फिर 2/2 का। ठीक है, वर्ग आव्यूह ही डिस्कस करेंगे। क्यों करेंगे? क्योंकि वर्ग आव्यूह का ही सारणिक निकाला जा सकता है, अन्य का निकाला नहीं जा सकता आपके पास में। बिल्कुल ठीक बात है। तो हम लोगों को बात करनी है कि सारणिक की डेफिनेशन एक्चुअली हुई क्या, कोई पूछे तो उसको बताए तो जरा, ठीक है नहीं, आपके पास में उसका नामकरण तो कर दें कि कैसे क्या होता है। तो उसको समझने का तरीका ये है कि अगर हमारे पास में, ध्यान से देखिएगा, अगर हमारे पास में कोई भी एक आव्यूह हो Aij और इसकी कोटि किस कोटि का हो, n का हो, n क्रॉस n ऐसे कह सकते हैं
आव्यूह की कोटि, ऑर्डर, ये सब चीज़ें डिस्कस हैं आव्यूह वाले चैप्टर में, आप देख सकते हैं, इनको अच्छे से समझना जरूरी है। तो इस आव्यूह को हम एक नंबर से संबंधित कर सकते हैं, इस एक नंबर से इसको रिलेट हम लोग कर सकते हैं। नंबर से रिलेट करने का मतलब क्या है मेरा, मैं इतना इसको थोड़ा सा इतना हार्ड बना के समझाने का प्रयास नहीं करता, मैं एग्जाम्पल से बात करता हूँ। किससे बात करता हूँ? एग्जाम्पल लेकर के समझाता हूँ। जैसे मैंने आपके सामने एक आव्यूह लिखा 1 2 कुछ भी ले लो 4 7, 1 2 4 7, ये कोई भी आव्यूह है। सिंपली इसको हम लोग, अगर मैं इसकी वैल्यू निकालना चाहूँ, इसको मैं जो अभी किया था मैंने थोड़ी देर पहले कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस करूँ कि 7 इंटू 1 माइनस 4 इंटू 2 दैट इज इक्वल टू 7 माइनस 6 इज इक्वल टू 1। तो हर एक आव्यूह को किसी एक नंबर से हम संबंधित कर सकते हैं। तो यही जो है, ये जो नंबर है, यही अगर हम इसको a कह दें तो यही a का सारणिक मान है। दिस इज द डिटरमिनेंट वैल्यू ऑफ दिस मैट्रिक्स। तो ये समझ लेना जरूरी है। अब हम इसको रिलेट कर रहे हैं कि अगर हमारे पास में कोई भी डेफिनेशन पे जा रहे हैं, अगर हमारे पास में कोई n ऑर्डर का कोई भी एक स्क्वायर मैट्रिक्स है, यानी कि एक वर्ग आव्यूह है, तो हम उसे किसी एक नंबर से संबंधित कर सकते हैं। किसी नंबर से सपोज हमने उसको संबंधित कर दिया k से, किससे कर दिया? k से। तो जो k है वो k ही आपके पास में a का सारणिक मान कहलाएगा, या इसको ऐसे भी लिखा जा सकता है, या करके लिखे अगर हम क्या, कि डिटरमिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू k। और वो k कैसे फाइंड आउट किया जाता है? 2x2 मैट्रिक्स का मैंने आपको बता दिया है, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, अभी डिस्कस किया था ना थोड़ी देर पहले, ये वाली बताई तो थी बात बेटे, कि अगर ये a1 है, ये a2 है, ये b1 है, ये b2 है, तो आ जाएगा a1 b2 दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस a2 b1। ठीक है, तो ये तरीका है 2x2, यानी कि दो, जिसके अंदर 2 रो 2 कॉलम ऐसा कोई आव्यूह आ जाए, उसका सारणिक मान कैसे निकालते हैं, बड़ा सिंपल है। एग्जांपल से मैंने यहीं पे क्लियर कर दिया, आगे भी डिस्कस करने की जरूरत इसमें नहीं पड़ेगी। ठीक है, तो कहने की बात यह है कि हमने इसकी डेफिनेशन अगर हम दें कि अगर कोई आव्यूह आपके पास में हो, उसे किसी एक नंबर से संबंधित कर दें, संबंधित होता ही है नंबर, वो वास्तविक भी हो सकता है, काल्पनिक भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है। तो ये जो वैल्यू, ये जो नंबर है, इसी को हम लोग क्या कहते हैं? उसका सारणिक मान कहते हैं। अच्छा, थोड़ी सी बात हम और इसको अगर थोड़ा सा और एडवांस लेने के एडवांस थोड़ा सा पढ़ने का प्रयास करें, एक मिनट चौक जरा ले लें, क्या कि इसको अगर थोड़ा सा और पढ़ने का प्रयास करें, फलन के सापेक्ष अगर इसको पढ़ने का प्रयास करें, अगर फलन मतलब डिटरमिनेंट को अगर हम फलन के हिसाब से पढ़ें, क्या है कि हमारे पास सारणिक एक ऐसा फलन है, बिल्कुल ठीक बात है। अगर यहाँ पे कोई मैट्रिक्स आपके पास में हो, कोई भी मैट्रिक्स, अगर हम थोड़ा डिफाइन कर लेते हैं, चलो ऐसा नहीं, मैं मान के चलता हूँ, सपोज कर लेते हैं कि m जो है वो दुनिया में जितने भी मैट्रिसेस हैं, जितने भी आव्यूह हैं, हिंदी में बोलूँ, आव्यूह भी कौन से? वर्ग आव्यूह। m को हम लेते हैं x सच दैट x, कैपिटल ले लो क्योंकि कैपिटल से रिप्रेजेंट करते हैं। x क्या है? वर्ग आव्यूह है। कैसा है बेटा? वर्ग आव्यूह है। ये m कोई भी एक समुच्चय है, दुनिया में जितने भी वर्ग आव्यूह हैं हमने इस m के अंदर रख दिए। ठीक है, उसके बाद में हमने एक k सेट बनाया, ठीक है, और उसमें x सच दैट x क्या है? कोई संख्या है। ठीक है, x क्या है? एक संख्या है, और वो संख्या क्या है? वो आपके पास में रियल भी हो सकती है, और यानी कि वास्तविक भी हो सकती है, और काल्पनिक भी हो सकती है। ठीक, इसलिए अगर हम रियल की बात करते बेटा, तो फिर हम सिंपली इसको के ना कह करके आर ही कहते हैं, है ना। तो अब हम इस सारणिक को इस फलन के सापेक्ष पढ़ेंगे। कैसे? तो हम इसको लिख सकते हैं कि हमारे पास सारणिक एक ऐसा फलन है, कोई भी मैट्रिक्स अगर होगा वो किसी एक नंबर पे मैप कर जाएगा जा करके। ठीक है, वो किसी एक नंबर पे संबंधित हो जाएगा जा करके। तो इसको इस तरीके से कह सकते हैं। फॉर एग्जांपल एक थोड़ा सा और इसको अगर हम समझने का प्रयास करें कि अगर हम एफ ए मीन्स क्या है, इसको रुको, हम अगर मैं ए लेकर चलता हूं, किस में से? एम में से, मीन्स दुनिया के जितने भी मैट्रिक्स हैं उनको मैंने एम से रिप्रेजेंट करा,
वर्ग अवयवों को, उनमें से एक वर्ग अवयव लिया a, ठीक है, और एक नंबर k लेके चलता हूं कैपिटल K में से, ठीक बात है। तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं कि fa जो है वो स्मॉल k के बराबर होगा। तो ये एक हम इसको रिलेट करके चल सकते हैं फलन से भी। आप कहोगे गुरुजी कि ये हम ऐसा कर क्यों रहे हैं, ऐसे एक दूसरे से जोड़ क्यों रहे हैं। एक मैं आपको बात बता दूं, अगर आपको मैथमेटिक्स या किसी भी अन्य विषय में आपको परिपक्व होना है, मतलब थोड़ा सा अपने आप को अच्छा फील करना है, तो चीज़ों को रिलेट करना जरूर सीख लें। आप अगर अभी सारणिक पढ़ रहे हैं, उसको हमने फलन से रिलेट किया है, इसका मतलब ये है कि आपका फलन का कंसेप्ट भी क्लियर हो जाएगा, और ये होना भी चाहिए अगर आप एक साइंस स्ट्रीम के स्टूडेंट हैं। अदरवाइज अगर आप ऊपर से पढ़ के चले जाओगे कि भैया ये ऐसा है, हमारे पास में कोई इसका डिटरमिनेंट निकालना, सिंपली हम बता देंगे डायरेक्ट मेथड, इतना डीपली जाने की जरूरत नहीं पड़ने की, हम डायरेक्ट मेथड भी आपको बता देंगे कैसे सारणिक मान निकाला जा सकता है, इनकी जरूरत ही नहीं पड़ेगी। लेकिन नहीं, हमारा धर्म है, हम लोगों का ये कर्तव्य है कि आपको हर एक टॉपिक से, हर एक कॉन्सेप्ट से रूबरू कराया जाए। नहीं तो आप ही कहोगे गुरुजी ये टॉपिक हमने छोड़ दिया था, ये किताब में लिखा है, समझ में नहीं आया, है ना। तो आप अगर कोई भी टॉपिक है उसको रिलेट करके जरूर पढ़ें, किसी अन्य जिससे वो रिलेट हो सकता हो, ठीक बात है। तो मैं समझता हूँ कि आपको ये चीज़ें आज समझ में आ गई होंगी। डेफिनेशन जो है आप अपनी बुक में लिखी है, सारणिक एनसीईआरटी क्लास 12 की, अगर आप बुक को थोड़ा सा ध्यान से पढ़ने का प्रयास करेंगे तो उसमें सारणिक क्या है वो बताया गया है, बिल्कुल ठीक बात है। अब हम कुछ सारणिक, विशेष सारणिक का डिस्कस करते हैं। जैसे एक कोटि के अवयव का सारणिक मतलब क्या है, सारणिक है ना, सारणिक मतलब क्या है, इसको इंग्लिश में कहते हैं, इंग्लिश में कह सकते हैं कि डिटरमिनेंट है ना, ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है, आपके पास में ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर वन ऑर्डर का मतलब कोई मैट्रिक्स आपको दे दिया ए, मीन्स कोई नंबर दे दिया, सिंपली यहां पे कोई भी 4 दे दिया, कोई भी संख्या आ सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है, रियल भी हो सकती है, कॉम्प्लेक्स भी हो सकती है आपके पास में, ठीक है। तो उसको घबराने वाली बात नहीं है। क्या इसका जो सारणिक मान आएगा, मीन्स डिटरमिनेंट ऑफ ए जब लिखा जाएगा तो सिंपली आप लोग बेटा इसको 4 लिखेंगे। जनरली अगर बात करें व्यापक रूप से कि ए अगर कोई भी मैट्रिक्स है एक कोटि का, एक कोटि से आप समझते हो ना, कोटि एक का मतलब आप समझते हो ना, एक कोटि का मतलब जिसके अंदर केवल एक रो एक कॉलम हो, है ना, वो आपने चीज अवयव में पढ़ी है, कोटि क्या चीज होती है ना। तो एक रो एक कॉलम हो तो उसका डिटरमिनेंट कैसे फाइंड आउट किया जाता है, निकालने की ही जरूरत नहीं है भैया, आप सीधा सीधा ए ही लिखोगे। क्या लिखोगे, ए ही लिखोगे, ये सिंपल है, ठीक। डिटरमिनेंट ऑफ ए ऐसे आप दिखाओगे, इंग्लिश ऐसे भी दिखा सकते हो कि डिटरमिनेंट ऑफ ए इज इक्वल टू ए। ये था आपके पास में एक कोटि के अवयव का सारणिक ज्ञात करना, बड़ा सिंपल था। अब 2 कोटि वाला हम डिस्कस कर ही चुके, पहले हम बता ही चुके, तो एक बार और बताते हैं ताकि क्लियर हो जाए चीज कि अगर हम 2 कोटि, जिसकी कोटि कितनी हो 2 मतलब 2/2, ऐसे भी कह सकते हैं 2/2, है ना, 2/2 कोटि के अवयव का सारणिक मान, ठीक है, सारणिक यानी डिटरमिनेंट ऑफ ए मैट्रिक्स ऑर्डर 2/2, राइट। तो एक एग्जांपल से इसको क्लियर कर दें, अगर हम एग्जांपल से इसको क्लियर कर दें तो कैसे किया जाएगा, देखिए यहां करके दिखाते हैं, बड़ा आसान है, कोई टेंशन वाली बात नहीं है। क्या है, देखिए कि अगर मेरे पास कोई सारणी, कोई अवयव लेके चलता हूं मैं 1 2 7 3 इस तरीके से, इसका डिटरमिनेंट वैल्यू निकालना है, डिटरमिनेंट ऑफ ए, तो कैसे निकालेंगे, अभी डिस्कस किया है मेरे भाई, अभी बताया था क्या कि दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, 3 एकम 3 माइनस 7 दूनी 14, हमारे पास मिलेगा माइनस का 11, है ना। तो ये इसका ए का डिटरमिनेंट वैल्यू है, चाहे तो ऐसा लिखो या ऐसा लिखो, कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। इस 2/2 वर्ग अवयव का सारणिक मान -11 है, इसको जान लेना जरूरी है, ठीक। तो मैं समझता हूँ 2/2 के जितने होंगे आप लोग इसको डिस्कस कर सकते हो, ठीक है। अब बात हम करते हैं, अगर आ जाए ये थोड़ा, अब चैप्टर शुरू होता है यहाँ से,
जो काम करने का काम शुरू होगा अब होगा वो यहाँ से। ध्यान से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा क्या कि अगर हमारे पास में 3/3 3 कोटि का अगर आपके पास में आव्यूह हो 3/3, यानी कि एक ऐसा आव्यूह जिसके अंदर क्या कि 3 तो रो हो, 3 ही इसके अंदर कॉलम हो, तो उसके बारे में हम लोग बात कर रहे हैं। तो चलिए यहाँ पे 3/3 लिख देते हैं, ठीक है, 3/3। तो चलिए बात करते हैं। तो इसको एग्जाम्पल से लेके हैं ना, एग्जाम्पल नंबर में ना लेकर के अभी थोड़ा सिंपल समझाता हूँ मैं। जैसे A11, A12, A13, ये समझते हो ना इस चीज़ को? ये आव्यूह में सिखाई गई थी चीज़। A11 Aij, जहाँ पर ये पहला नंबर रो को रिप्रेजेंट करता है, दूसरा नंबर कॉलम को। तो A11 मतलब A जो है वो पहली रो पहले कॉलम का एलिमेंट है, A21 दूसरी रो पहले कॉलम का एलिमेंट है। ये चीज़ सारी किस में है? ये आव्यूह में है। जाइए डिस्क्रिप्शन में लिंक पर क्लिक कीजिए, पहले पूरा चैप्टर कर लीजिए, फिर इसको समझ में आएगा। ये कहीं भागेगा नहीं, यूट्यूब चैनल पे आपको उपलब्ध रहेगा। पहले आप आव्यूह जरूर पढ़ लें लेकिन, ठीक है। इसकी जो दूसरी रो बनेगी बेटा वो क्या बनेगी? A21, A22, A23, A31, A32, A33। ये आपके पास में 3/3 का एक आव्यूह है, ठीक है, 3/3 का, जिसका हमें सारणिक मान निकालना। अभी तक हमने बहुत लड्डू खाए। एक कोटि वाले आव्यूह का सारणिक मान धड़ाक से निकल गया, 2 वाले का भी धड़ाक से निकलेगा। इसमें हम लोग कई तरीकों से हम लोग इसका मान निकालते हैं, ठीक है। उन तरीकों को अभी मैं आपके सामने एक्सप्लेन कर रहा हूं और उसी के आधारित क्वेश्चन आपको पहली एक्सरसाइज में मिलेंगे। जो आपकी एक्सरसाइज 4.1 होगी उसके अंदर उसी तरीके के क्वेश्चन मिलेंगे। इसमें क्या करते हैं हम लोग? इसमें क्या करते हैं कि हम किसी एक रो या किसी एक कॉलम के सापेक्ष इस आव्यूह का प्रसार कर देते हैं, प्रसरण कर देते हैं। एक्स जैसे आपके एनसीईआरटी में प्रसरण लिखा है, कुछ किताबों में प्रसार लिखा रहता है, ठीक है ना। एक्सपेंड कर देते हैं, फैला देते हैं। किस तरीके से? देखिए मैं बताता हूं आपको कि जब इसका ए का सारणिक मान निकालते हैं तो तरीके कई हैं। जैसे मैं सबसे शुरू में कहता हूं कि R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। R1 मतलब क्या है? R1 मतलब क्या है कि इस पहली रो के सापेक्ष हम लोग क्या करते हैं, इसका सारणिक मान निकालते हैं। कैसे निकालते हैं? बड़े इजी तरीके से निकालेंगे, समझ लेना बस इस स्टेप को। ये स्टेप समझ में आ गया तो पूरा चैप्टर आप लोगों के हाथ में आना शुरू हो जाएगा यहीं से ही, क्योंकि क्वेश्चन जो है यहीं से शुरू होते हैं उन्हें। देखो हम जब जिस रो की बात कर रहे हैं, हम लोग R1 की बात कर रहे हैं, तो R1 में सबसे पहला एलिमेंट को आप लेते हैं, जैसे A11 है तो आप A11 यहां लिखेंगे। फिर -1 की पावर आप ये जो 2 नंबर हैं जोड़ के लिखोगे, 1 + 1। ध्यान से समझना, पहला एलिमेंट यहां लिखा, -1 की पावर जो नंबर इसके पैरों में पड़ा है वो वाला लिख दो। साथ ही साथ ये एलिमेंट जिस रो जिस कॉलम में है उसको डिलीट करके जो बाकी बचा उसको यहां लिख दो। देखो दिखाता हूं मैं आपको, थोड़ा सा कुछ यंत्र उठा लूं ताकि आपको समझ में आए। इस कागज से बताता हूं, ठीक है, इस कागज से बताता हूं। रुको, देखो इसको 2 हिस्सों में तोड़ लूं थोड़ा सा ना, ताकि आपको इजीली समझ में आया, है ना, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए ये जो एलिमेंट है जिस रो जिस कॉलम में है, ये किस रो में है? पहली रो में, तो उसको खत्म कर दीजिए। कर दिया खत्म? खत्म मतलब मन में डिलीट मान लीजिए। और जिस कॉलम में है उसको भी खत्म कर दीजिए। हो गया। तो बचा क्या? ये बचा, इसको लिखोगे A22, A23, A32, A33। बात समझ में आई? हटा लो भाई वापस। डिलीट का मतलब ये नहीं कि परमानेंट डिलीट करना है, वो एक्सप्लेन के लिए। प्लस प्लस प्लस। फिर हम लोग R1 के सापेक्ष कर रहे हैं तो R1 के दूसरे एलिमेंट को उठाएंगे, A12 और -1 की पावर 1 + 2। साथ ही साथ वही काम इसमें करेंगे, वही काम इसमें करेंगे। क्या करेंगे बेटा कि हम लोग इस A12 को पहले जिस रो में है उसको खत्म कर लो और जिस कॉलम में है उसको खत्म कर लो, ठीक। बचा क्या? A21, A23, A31, A33। क्लियर है? ठीक है। चलिए लास्ट एलिमेंट बचा, आगे जगह नहीं है बेटा, ठीक है, आगे स्पेस नहीं है। ध्यान रखना है कि जो
आव्यूह में तो हम लोग ऐसे निशान लगाते हैं, लेकिन जो सारणिक में जो है हम लोग ऐसे निशान लगाते हैं, ऐसे। ध्यान रखना है इस चीज़ का, किसी भी आव्यूह में अगर ये निशान लग जाए तो उसका मतलब उसके डिटरमिनेट वैल्यू की हम लोग बात कर रहे हैं, ठीक है। चलिए, एक एलिमेंट और बचा, यहाँ पे स्पेस नहीं है, ये आ जाएगा। चलो यहाँ लिखते हैं नीचे प्लस, ये इसके लाइन के आगे आएगा। ए ये लास्ट का एलिमेंट है 1 3 -1 की पावर 1 + 3, बिल्कुल ठीक बात है। और फिर वही काम कीजिए, जिस रो जिस कॉलम में हो उसको हटाइए, ये रो गया, ये कॉलम गई, बचा A21 A22 A31 A32, बिल्कुल ठीक बात है, ये हमारे पास में बचा। ठीक, तो अब सिंपली क्या हुआ, अब ये जो 3/3 का जो हमारे पास में 3 कोटि का जो आव्यूह था उसका डिटरमिनेंट निकालने के लिए हमने उसको 2/2 में तोड़ दिया। कैसे? अब इसको करना इजी है, बिल्कुल इजी है। कैसे? अगर मैं अगली लाइन लिखूं यहाँ से, थोड़ा ध्यान से देखिएगा, A11 -1 की पावर 2, अच्छा -1 की पावर अगर सम संख्या होती है तो हम इसका वैल्यू 1 लेते हैं, है ना। -1 की पावर अगर विषम संख्या बनती है, ये तो आपको पता ही है, उसको -1 लिखते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे तो 1 + 1 सम ही बन रही है ना, तो ये तो प्लस हो गया, इसकी वैल्यू खत्म हो गई। तो कहने की बात ये है, इसको दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, कितना कि A22 A33 माइनस A23 और A32, बिल्कुल ठीक बात है। ये वाला पहला यहाँ तक का स्टेप आपका ये आ गया, ठीक। करके दिखाता हूँ, रुको, पूरा इसको साफ कर लो थोड़ा सा, है ना, जो है कहाँ करूँ, ऊपर से कर लेते हैं, ये कर लेते हैं, ठीक है। इसको यहाँ नहीं लिखते, ऊपर से लिखते हैं एक बार दोबारा से, है ना। चलिए, क्या आएगा कि ए का जो सारणिक मान है बेटा वो आ जाएगा A11 ब्रैकेट, ये तो प्लस हो गया, दिस इंटू दिस A22 A33, इनकी दोनों की मल्टीप्लाई माइनस इनकी मल्टीप्लाई A32 और A23, फिर प्लस A12, इसकी पावर कितनी है 1 + 2, विषम हो गई तो इसका मतलब ये माइनस आएगा, तो यहाँ पे हम लोग क्या लगाएंगे, माइनस लगाएंगे। तो क्या आ जाएगा -A12, साथ ही साथ कितना आ जाएगा, दिस इंटू दिस A21 A33 माइनस A23 और A31। बात समझ में आ रही? मतलब वही जो अभी 2/2 का जैसे हम सारणिक मान निकालते तो वही तरीका है करने का, ठीक है। ऐसे ही फिर लास्ट की टर्म बचेगी, प्लस का A13 -1 की पावर 1 + 3 4 आ गया, 4 सम संख्या होती है तो प्लस ही रहेगा। इसको कर लो आप कि A21 A32, बिल्कुल ठीक है, माइनस आपके पास में A31 A22, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे, क्योंकि पूरा एक नंबर बन जाएगा आपके पास में, जब आप इसको सॉल्व करोगे तो आपको एक नंबर मिलेगा जो इसका सारणिक मान होगा, ठीक है। तो ये जनरली मैंने करके दिखाया है, एग्जाम्पल से भी हम लोग आपको दिखाते हैं करके, ताकि ये चीज़ समझ में आए इजीली। ये था R1 के सापेक्ष, बिल्कुल ठीक बात है। अगर कभी R2 के सापेक्ष करना पड़ जाए, देखो मैं दिखाता हूँ यही सही थोड़ा सा, इसको तो आप सॉल्व करोगे, मैं भी दिखाऊंगा एग्जाम्पल करके कैसे सॉल्व होता है। तो गुणा भाग वाला काम रह गया सिर्फ, इसमें कैलकुलेशन वर्क है, बाकी इसमें जो कॉन्सेप्ट था वो समझ में आ ही गया है। तो अभी सिर्फ हम इसको देखते हैं, अगर हम R2 के सापेक्ष कभी करें, किसके सापेक्ष करें, R2 के सापेक्ष, R2 के सापेक्ष। चलिए R2 के सापेक्ष करते हैं, फिर अपने यंत्र उठा लो। R2 में पहला एलिमेंट है 21, तो A का जो सारणिक मान होगा ध्यान से देखिएगा, A21 बिल्कुल ठीक बात है, -1 की पावर 2 + 1, मतलब ये जो नंबर है। फिर जिस रो जिस कॉलम में है उसको आप डिलीट करेंगे, इस रो को डिलीट करा गया, इस कॉलम को, तो A12 A13 और A32 A33, ठीक है बेटा। चलिए, हो गया। इसका अगला एलिमेंट प्लस A22 -1 की पावर 2 + 2 और फिर ये 2/2 का बन जाएगा। अब ये गया,
ये प्लस का निशान बन जाएगा, सीधी सी बात है ये। अरे यार ये है ना, देखिए देखिए ये बचेगा A11 A13, ठीक, और A31 A33, ये आपके पास में हो गया। फिर लास्ट वाला एलिमेंट A23 -1 की पावर 2 + 3, ठीक, इसका भी ऐसे ही लिख दो यहाँ पे, चल छोटा सा ही बना देंगे, कोई बात नहीं। ये अब वो हटाओ यार, ये गया और ये गया, बचा क्या, A11 A12 A11 A12 A21 ये बचा ना, A31 और A32 तो आप जैसे मैंने ऊपर सॉल्व किया इसको ऐसे ही फिर आप लोग सॉल्व कर सकते हैं इजीली, ठीक है ना। तो वो वैल्यू निकल करके आएगी। एक खास बात है, एक खास बात क्या है, जब आप चाहे आप R1 के सापेक्ष कर लो या R2 के सापेक्ष कर लो, ये तो हम रो के सापेक्ष कर रहे हैं, ऐसे हम कॉलम के सापेक्ष भी कर सकते हैं, आप कैसे भी करें, लेकिन वैल्यू जो डिटरमिनेंट वैल्यू आएगी किसी भी अवयव की, जो सारणिक मान आएगा बेटा, वो हमेशा ही सेम आएगा। ऐसा नहीं होगा कि R1 से आपने जब एक्सपेंड करा तो इसकी वैल्यू कुछ आ गई और इसकी कुछ और आ गई, नहीं, वैल्यू हमेशा सेम आएगी। आप इसको वेरीफाई भी कर सकते हो, अपने आप भी करके देख सकते हो, एग्जांपल लेकर के उसका डिफरेंट तरीके से आप लोग मान निकाल सकते हैं। अभी मैंने सिर्फ 2 तरीके से बताया है कि R1 से ये बताया गया है, R2 से ये बताया गया, ऐसे ही आप R3 से भी कर सकते हो सेम वे में, समझ गए, ठीक है ना। लेकिन ये केवल कॉलम में ही प्रॉपर्टी यूज नहीं होती है, इसको हम ये रो में ही यूज नहीं होती, इसको हम कॉलम वाइज भी कर सकते हैं। कॉलम वाइज भी थोड़ा बताते हैं, उसके बाद आप क्वेश्चंस पे लेके चलते हैं आपको। चलिए बात करते हैं, इसको रफ कर देते हैं ना, ताकि पूरा जो है हमारे यूज में आ जाए स्पेस। चलिए कॉलम वाइज भी हम लोग बात करते हैं, ठीक है। ये हमारे पास कोई भी एक अवयव है जिसका सारणिक मान निकालना है, A11 A12 A13, ठीक है, और A21 A22 A23 A31 A32 A33, ठीक है बेटा, तो ये है, ठीक, इसका मान हमें निकालना है। अब हम कर रहे हैं C1 के सापेक्ष, C1 का सापेक्ष, C1 का मतलब पहले कॉलम के सापेक्ष। कैसे करते हैं, A का सारणिक मान निकालता हूं, देखो ध्यान से देखिएगा। C1 का पहला एलिमेंट है A11, वही काम करेंगे हम लोग, -1 की पावर 1 + 1, ठीक है, -1 की पावर 1 + 1, सेम तरीके से यूज कर रहे हैं। और जिस भी रो जिस भी कॉलम में ये एलिमेंट है उसको खत्म करेंगे, ये गया और ये गया, बचा मेरे पास में बेटा ये कि A22 A23 A32 और A33, बिल्कुल ठीक बात है ना। तो ये आपको पूरा का पूरा आपको इस तरीके समझ में आ सकता है ना। चलिए ठीक, अब अगला एलिमेंट क्या है इस कॉलम का, ये है प्लस का A21 है ना, और -1 की पावर कितनी आएगी इस बार, 2 + 1, ये जो नंबर यहाँ होता है उनको आपस में जोड़ देते हैं, फिर ये 2/2 का यहाँ पे हम बना देते हैं, यानी कि इस बार ये गया और ये गया, तो आया A12 A13 है ना, और बचा क्या, ये गया और ये गया और ये गया, A32 और A33 है ना। फिर ऐसे ही एक एलिमेंट और आएगा इसके सापेक्ष A31 मीन्स -1 की पावर 3 + 1, और फिर ये 2/2 का, जब ये, अब तो खत्म कर रहा हूँ, ये बचा क्या, ये वाला और ये वाला केवल, A12, ठीक बेटा, A13, ठीक है, A22, ठीक है, A23 है ना। इसको भी आप ऐसे ही सॉल्व कर लें जैसे मैंने पिछले वाले R1 के सापेक्ष करके दिखाया था, इजीली आपको ये भी वैल्यू वही देगा जो कि वैल्यू हमारा R1 R2 के सापेक्ष या फिर R3 के सापेक्ष दे रहा था, वही वैल्यू सेम आएगी, इसमें वैल्यूज कभी नहीं बदलती हैं आपके पास में, ठीक है नहीं। अब एक क्वेश्चन को लेकर के करते हैं हम लोग, एक थोड़ा सा एग्जाम्पल लेकर करते हैं ताकि ये चीज़ आपको और अच्छे समझ में आ जाए कि इसको कैसे वैल्यूज आप निकालते हैं। मैं अपनी तरफ से एक एग्जाम्पल लेके चलता हूँ, उसको समझाने का प्रयास करता हूँ, ठीक। कैलकुलेशन, आप सोचो कि सर इसमें कैलकुलेशन वर्क बहुत ज़्यादा है, उसके लिए भी हम ट्रिक बताएंगे थोड़ी सी। जैसे कि मैंने A कुछ भी लेके चला, 0 1 3 4 1 8 3 2 1, ये हमारे पास में कोई भी अवयव है, इसका मेरे को सारणिक मान निकालना बेटा है, A का सारणिक मान। अभी हमने जनरली बात की है फॉर्मूले से, है ना। अब इसका सारणिक मान निकाल के देखते हैं,
कैसे निकलेगा, क्या तरीका है? सिंपल सी बात है। पहला एलिमेंट क्या हम किसके सापेक्ष करें? R1 के सापेक्ष ही कर लो। किसके? R1 के सापेक्ष, R1 के सापेक्ष। ठीक है, R1 के सापेक्ष जैसे भी हम करेंगे तो क्या आएगा? सबसे पहला एलिमेंट R1 का 0 है, 0 इंटू -1 की पावर। अब इसका नंबर क्या होता है आपको पता होता है, इसका नंबर A11, पहली रो पहला कॉलम है तो 1 + 1 आएगा, और 2/2 का एलिमेंट क्या बनेगा? जब ये गया और ये गया तो आ जाएगा 1821। ठीक, चलिए दूसरा एलिमेंट कितना है? प्लस का 1, और -1 की पावर कितनी आएगी बेटे इसके लिए? क्योंकि ये होता है A11, A12, A13, ये तो होता है ये, तो उसकी वैल्यू आ जाएगी A11 + 2, साथ ही साथ जब ये जाएगा और ये जाएगा तो आ जाएगा 4831। ठीक, लास्ट एलिमेंट बचा हमारे पास में 3, -1 की पावर, इसका नंबर क्या होता है? 13, 1 + 3, और आपके पास में जब ये रो खत्म हो जाएगी तो ये भी खत्म हो गया तो आ जाएगा 4132, 41 और 32। सॉल्व कीजिए इसको, कोई दिक्कत नहीं है। पहला तो 0 ही रहेगा क्योंकि 0 है। फिर -1 की पावर 3 तो माइनस ही आएगा क्योंकि विषम संख्या बनेगी, और दिस इंटू दिस 4 × 4 -8, 4 - 8 प्लस 3 गुणे -1 की पावर 4, तो प्लस ही हो जाएगा, कोई माइनस का फर्क नहीं पड़ेगा। 3 दूनी 6 -3, 3 दूनी 2 चौके 8 -3, बिल्कुल ठीक बात है। तो जब इसको सॉल्व करेंगे बेटा तो कितना वैल्यू आएगा? देखिए माइनस के ये प्लस के 4 हो जाएगा क्योंकि माइनस पहले से है ही है। फिर ये बचेगा यहाँ पे 5 × 15, 5 × 15, तो ये आ जाएगा 19 वैल्यू। ये कब आया? जब हमने R1 के सापेक्ष करके देखा है ना। अगर हम लोग इसको सपोज कर लो, चलो हम इसको C1 के सापेक्ष करते हैं। किसके? C1 के सापेक्ष, देखते हैं वैल्यू क्या आती है। C1 के सापेक्ष देखते हैं करके इसका अनुसरण, है ना। तो वैल्यू क्या बनती है? वैल्यू आपकी क्या बनती है? देखिए तो A का डिटरमिनेंट बनेगा, C1 का पहला एलिमेंट ये है, 0 इंटू -1 की पावर वही आएगी 1 + 1, फिर साथ में क्या आ जाएगा हमारे पास में? ये गया और ये गया तो 1821, फिर प्लस इसका दूसरा एलिमेंट क्या बनेगा? C1 का 4, तो 4 यानी कि -1 की पावर कितनी आ जाएगी आपके पास में? इसका नंबर क्या होता है भैया? इसका नंबर होता है A21, इसका होता है A31। ठीक है, तो चलिए ये आ जाएगा हमारे पास में 2 + 1 यानी कि दूसरी रो और पहले कॉलम का एलिमेंट है। ठीक है ना बेटा, तो ये आ जाएगा हमारे पास में कितना यहाँ पे, और इसको हटाओ यार कंफ्यूज करेगा। तो ये कॉलम तो गया ही गया, ये वाली लाइन गई 1 1 3 1 3 और 1 3 और 3 1, है ना। फिर प्लस लास्ट एलिमेंट है 3 और -1 की पावर गुणे -1 की पावर नंबर होता है 3 1 यानी कि 3 + 1, है ना। और जो बनेगा बाद का वो बनेगा ये तो गया ही, ठीक है आपके पास में, साथ ही साथ ये भी गया, तो 1318, 13 और 18, 13 और 18। सॉल्व कीजिए बेटा, ये तो 0 हो ही जाएगा, और ये विषम पावर बनेगी तो माइनस का ही चिन्ह आएगा, और 4 × 1 - 9, 1 - 9, 1 - 9, ठीक। फिर कैसा है? दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, ये बताया था मैंने, ये गुणा ये माइनस ये गुणा ये, फिर आ जाएगा प्लस, क्योंकि ये -1 की पावर 4 तो प्लस ही रहेगा, 3 आपके पास में, और 8 × 8 -3, 8 - 3, तो कितना आ जाएगा बेटा? ये आ जाएगा आपके पास में, अंदर बचेगा 8, 9 चौक भाई 8 आ जाएगा, माइनस का 8 और 8 चौक 32 आ जाएगा, प्लस का 32 आपके पास में, ठीक है ना। और इसमें भाई गड़बड़ हो गया कहीं, इसका मतलब हम लिखते समय हमने गड़बड़ कर दी, और यह आ जाएगा कितना बचेगा? 8 5 15 माइनस के 15 प्लस के 15, इसमें कहीं मिस्टेक हमने कर दी। इसे करते हुए C1 के सापेक्ष देखते हैं ज़रा क्या करिए मिस्टेक, एक मिनट ज़रा, कि जब हम 0 लिखेंगे तो ख़त्म हो गया, तो फिर हम लिखे 4 -1 की -1 2 + 1 2 + 1, ठीक है। जब 2 + 1 होगा तो ये गया और ये गया 1321, वो हो
गलती देखो कहाँ हुई है कि जब ने ये 4 लिखा था बेटा -1 की पावर 2 + 1 तो है ही है, वो तो नंबर आपको पता ही है। लेकिन यहाँ पे क्या आना था, जब ये गया, इसको छुपाया हमने नहीं था ढंग से, जैसे कि हम पहले छुपा के दिखा रहे थे ना कि ये वाला गया, ठीक है, और ये वाला गया, तो बचा क्या 1321, तो यहाँ पे आना चाहिए था 1321, तो यहाँ पे 2 लिखा जाएगा। इस कैलकुलेशन से मिस्टेक बन गई है। तो जब इसको करेंगे हम लोग तो आएगा 2 एकम 2, 2 एकम 2 है ना, सॉरी 1 एकम 1 -6, यहाँ पे आएगा -6। बिल्कुल ठीक है, बाकी मुझे लग रहा है सब सही है। फिर देखते हैं आगे क्या बनता है। यह आ जाएगा माइनस, अभी भी गड़बड़ है, ठीक है, चलो अगला भी चेक कर लेते हैं, ये वाला भी है ना। जब हमने लिखा 3 इंटू -1 की पावर 321, ये आएगा, ये जाएगा बेटा और ये जाएगा, तो 1318, 1318, ठीक है, तो सही है। ठीक है, तो यहाँ पे जो पावर है प्लस हो जाएगी, ठीक है, और 8 एकम 8 -3 5 5, ठीक। इसमें जो है यार ये माइनस कहाँ मिस्टेक हो गई इसमें, दिस इंटू दिस माइनस दिस इंटू दिस, दिस इंटू दिस माइनस दिस, या ऊपर तो नहीं कहीं गड़बड़ कर दी हमने। मिस्टेक इसमें, मिस्टेक ऊपर वाले में ही थी, मिस्टेक इसमें ये थी, यहाँ देखिए भाई, अब समझ में आया। देखिए जब यहाँ कर रहे थे हम लोग क्या कि 4 एकम 4, ठीक, 4 माइनस 8 × 24, यहाँ पे आएगा 24, कितना आएगा 24, और जब इसको कैलकुलेट करेंगे कितना आ जाएगा हमारे पास में, यहाँ जाएगा माइनस का 20, तो प्लस का 20 + 15, तो यहाँ पे आ जाएगा 20 + 15, 20 + 15, तो आ जाएगा 45, सॉरी 35, ये इसका डिटरमिनेंट बनेगा। तब इसका कितना बनेगा हमारे पास में, देखिए देखिए 5 चौक 20, ठीक, 20 और 5 दिया 15 प्लस के 15, ये भी 35 है। तो कहने की बात ये है, थोड़ी सी मिस्टेक इसमें कैलकुलेशन में हुई थी, इस वजह से लेट हो गया काम। तो आप लोग कर सकते हैं, ह्यूमन मिस्टेक है तो इजीली आप लोग कर सकते हैं इसको। तो ये आज हमने इसका, इस चैप्टर का जो है आपके सामने इंट्रो डिस्कस किया है। नेक्स्ट वीडियो में इसकी हम एक्सरसाइज, फर्स्ट वाली एक्सरसाइज के क्वेश्चंस आपके सामने लेकर के आएंगे, और भी इंपॉर्टेंट पॉइंट्स भी लेकर के आएंगे। और फिर बता रहा हूँ, इससे पहले जितने भी चैप्टर हैं वो आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक में मिलेंगे, आप लोग क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं। इस चैनल पर आपको ये पहली वीडियो है। आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।